मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। पाना है वो मुकाम, वो अभी बाकी है। आए हैं जमी पर, आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो सुना है लोगों ने सिर्फ मेरा नाम, इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आप कॉमर्स एंड लॉ द्वारा प्रस्तुत सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन रोज पढ़ रहे होंगे। और आज पार्ट 7 यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, डीएसएसबी पीजीटी कॉमर्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड कॉलेज लेक्चरर से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज वीडियोज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। लगातार वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। आगे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रहेतिया एक संपत्ति है। रहेतिया एक संपत्ति है। रहेतिया मीन्स स्टॉक। यहां स्टॉक के लिए कोई आय और व्ययों के बारे में नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है? संपत्ति के बारे में। और संपत्ति कितने प्रकार की होती है? चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति। क्या हमने स्टॉक को आज तक फिक्स्ड एसेट्स माना है? नहीं। फिक्स्ड एसेट्स वह होती है जो एक वर्ष से अधिक समय अवधि तक व्यापार को चलाने में सहायक होती है। क्या स्टॉक एक वर्ष से अधिक समय तक जैसा शुरू में आता है क्या वैसा ही रहता है? क्या नहीं। तो ऐसी दशा में हम रहेतियों को कौन सी संपत्ति मानेंगे? चालू संपत्ति। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा चालू संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष के अंत में रहेतिये का मूल्यांकन किया जाता है। इट मीन्स वर्ष के अंत में जब हम स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं तो लागत मूल्य पर करते हैं या बाजार मूल्य पर करते हैं या लागत या बाजार दोनों में से कम पर, यह व्यापारी की इच्छा अनुसार। आप सबको जानकारी होगी कि वर्ष के अंत में रहेतिया का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम है उस पर करते हैं। लेकिन इसी से एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं, कौन सी अवधारणा के अनुसार? अवधारणा इट मीन्स कॉन्सेप्ट्स। चालू अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा, रूढ़िवादिता की अवधारणा या मिलान की अवधारणा? रूढ़िवादिता की अवधारणा। रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या कहती है? वह जो आगामी वर्षों के लाभों को ध्यान में न रखकर सिर्फ हानियों को ध्यान में रखकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आदत और उपार्जित व्यय। आदत व उपार्जित व्यय है, इसे इंग्लिश में कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वह व्यय होते हैं जो चालू वर्ष में कर तो दिए हैं लेकिन चुकाना बाकी है। तो सीधे इसके आंसर पे बात करते हैं। चालू वर्ष की व्यय जो चुकाना बाकी है, तो अभी मैंने आपको क्या कहा? आदत वह व्यय होते हैं जो चालू वर्ष में कर तो दिए हैं लेकिन चुकाना बाकी होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे व्यय जिनका संबंध चालू वर्ष से ना होकर आगामी वर्षों से होता है। इट मीन्स नेक्स्ट ईयर से। कौन सी ईयर से? कौन सी ईयर से होता है? नेक्स्ट ईयर से। और नेक्स्ट ईयर इट मीन्स कौन सा? आगामी वर्ष, जिससे यहां पे क्या कहा गया है? अगले वर्ष से। नेक्स्ट, आदत उपार्जित व्ययों का समायोजन करते समय इन्हें संबंधित व्यय की मद में घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, भाग दिया जाता है या गुणा किया जाता है। आपको एक बात बता दूं, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस प्रीपेड इज ऑलवेज माइनस। लेकिन इसमें भी दो ऑप्शन है,
यदि ओपनिंग है तो माइनस होगा, क्लोजिंग है तो प्लस होगा। प्रीपेड में भी ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग, तो प्लस होगा, क्लोजिंग है तो देन क्या होगा, माइनस होगा। करेक्ट आंसर है। आजाद उपार्जित व्ययों का समायोजन करते समय संबंधित व्ययों की मद में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, अदत्त व्यय खाते के शेष को अंतिम खातों में दिखाया जाता है। पहले तो आप ये समझे क्वेश्चन के हिसाब से कि अंतिम खातों में, अंतिम खातों में किसको शामिल किया जाता है, व्यापार खाते को, लाभ हानि खाते को, चिट्ठे को। पहले तो ये दिमाग में आ गया, एक क्वेश्चन हमारा बन गया कि अंतिम खातों में किनको शामिल किया जाता है, व्यापार खाते को, लाभ हानि खाते को और चिट्ठे को। अब क्वेश्चन यह है कि अदत्त व्यय खाते के शेष को अंतिम खातों में कहां दिखाया जाता है। तो अंतिम खाते में हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां रिप्रेजेंट होगा, चिट्ठे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठे में दिखाया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ऑलवेज असेट्स। देन हम नाम पक्ष में, जमा पक्ष में, दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बोला मैंने, पूर्वदत्त प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमेशा किस पक्ष में दिखाया जाता है, संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट, पूर्वदत्त व्यय खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, प्रतिनिधि खाता। आज तक आपने सुना था खाते तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। लेकिन व्यक्तिगत खाते को तीन भागों में बांटा गया, प्राकृतिक खाता, कृत्रिम खाता, प्रतिनिधि खाता। इट मीन्स की आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो पूर्वदत्त व्यय इट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन सा खाता है, प्रतिनिधि खाता। कौन सा खाता है, प्रतिनिधि खाता। नेक्स्ट, उपार्जित आय जिस वर्ष की आय है वह है, उपार्जित आय मीन्स एक्रूड इनकम, ऐसी आय जो कमा तो ली गई है लेकिन प्राप्त होना बाकी है। तो मैंने कमाई कब होगी, इस साल, इस साल मतलब करंट ईयर में। करंट ईयर को क्या कहते हैं, चालू वर्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा चालू वर्ष। नेक्स्ट, अनुपार्जित आय जिस वर्ष की आय होती है वह है, अनुपार्जित इट मीन्स अनअर्न्ड इनकम, ऐसी आय जो कमा तो ली गई है लेकिन जिसे प्राप्त कब करना है, अगले वर्ष में या इस वर्ष में, या कमाना बाकी है। तो यहां ऐसी आय जो कमा ली है लेकिन प्राप्त होना बाकी है वो उपार्जित आय। ऐसी आय जो कमाई तो नहीं गई लेकिन प्राप्त हो गई है, तो ऐसी आय को कौन सी आय कहते हैं, अनुपार्जित आय। और अनुपार्जित आय का संबंध किस वर्ष से होता है, अगले वर्ष से, जिसे कहते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट, मूल्यह्रास है। मूल्यह्रास फर्म के लिए एक आयगत हानि होती है क्योंकि इसे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में रिप्रेजेंट टू डेप्रिसिएशन से किया जाता है। नेक्स्ट, एक मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ का 10% कमीशन दिया जाना है। कमीशन घटाने से पूर्व शुद्ध लाभ की राशि 66,000 रुपीज है। दे कमीशन के लिए समायोजन प्रविष्टि कीजिए। पहली बात, कमीशन निकालना तो दूर की बात है, कमीशन की एंट्री आनी चाहिए। क्या मैनेजर को आपने कमीशन दे दिया, नहीं, कमीशन आउटस्टैंडिंग है। कब देंगे, जब हमें शुद्ध लाभ होगा। तो शुद्ध लाभ होने पर जब कमीशन दिया जाएगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन एंट्री होनी चाहिए। इट मीन्स की एंट्री तो आपके सामने दिख रही है, करेक्ट। लेकिन सर अमाउंट, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना कि शुद्ध लाभ का नहीं, कमीशन घटाने से पूर्व शुद्ध लाभ की राशि, जबकि कमीशन देना किस पर है, शुद्ध लाभ पर। क्या आपने शुद्ध लाभ में से कमीशन घटा दिया, नहीं। इसका मतलब कि मेरे इस लाभ में कमीशन शामिल है। माना कि लाभ 100% था प्लस 10% मेरा कमीशन इसमें इंक्लूड है, टोटल 110% हो गया। अब 110% होने की दशा में 66,000 का 10% यदि मैं कमीशन पे करूंगा तो अमाउंट होगी 6,000 रुपीज।
एंट्री आपके सामने पहले ही कंफर्म कर चुका हूं मैं। कमीशन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग कमीशन, और अमाउंट आएगी 6000 रुपीज से। करेक्ट आंसर ये अपना। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की बेस्ट मोस्ट एमसीक्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।